हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एलसी ऑसिलेटर। इसके पहले के लेक्चर में हमने एसी जनरेटर के बाद में हमने एसी को कनेक्ट किया था रेजिस्टेंस से, एसी को कनेक्ट किया था इंडक्टेंस से, एसी को कनेक्ट किया था हमने कैपेसिटर से, और हमने देखा था कि रेजिस्टेंस को जब हम एसी कनेक्ट करते हैं तो करंट और वोल्टेज ये इन फेज रहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जब इंडक्टर को हम जब एसी कनेक्ट करते हैं तो करंट लैग करता है, ईएमएफ लीड करता है। और इन केस ऑफ कैपेसिटर, जब हम कैपेसिटर को एसी कनेक्ट करे थे तो हमने देखा था कि उसमें करंट जो है वो लीड करता है, करंट जो लीड करता है। उसके बाद हमने एलसीआर सर्किट को अल्टरनेटिंग ईएमएफ कनेक्ट किया था। उसके बाद हमने जो रिजल्टेंट जो ई था व्हेन वी आर कनेक्टेड द एसी टू एलसीआर सर्किट, तो हम रिजल्टेंट ई निकाला था। उसके बाद हमने इक्वेशन भी निकाला था, इक्वेशन ऑफ आई भी हमने निकाला था, आपको याद होगा। और आज का हमारा टॉपिक है एलसी ऑसिलेटर। ऑसिलेटर ऐसा डिवाइस होता है कि जो एक वेवफॉर्म जनरेट करता है। एलसी ऑसिलेटर डिवाइस विच जनरेट द वेवफॉर्म, ऑसिलेटिंग वेवफॉर्म। और ऑसिलेशन आपको पता है कि एक तो आपको डैम्प ऑसिलेशन होते हैं और एक अनडैम्प ऑसिलेशन होते हैं। जो ऑसिलेशन आप जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको इससे समझ में आएगा। आज हम देखेंगे वर्जन में एसी ऑसिलेटर। एसी ऑसिलेटर बेसिकली ये एल यानी कि इंडक्टेंस और सी यानी कैपेसिटर होता है। तो एक है इंडक्टर, ये जो इंडक्टर है लगा हुआ है, ओके, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ओके। और इसको जब हम कनेक्ट करते हैं तो एक वेवफॉर्म को जनरेट करता है। बेसिकली सिंपली ऐसा कनेक्ट करके कोई भी एल और सी आपको वेवफॉर्म जनरेट करके देगा नहीं, क्योंकि जब तक आप यहाँ पे उसको कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तब तो एक कैपेसिटर चार्ज होगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि शुरू में यहाँ पर इसको एक वोल्टेज देंगे, ओके, एक ईएमएफ कनेक्ट करेंगे। और जब हम इसको ईएमएफ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, व्हेन द ईएमएफ इज कनेक्टेड और द वोल्टेज इज कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर गेट चार्ज। तो होगा क्या कि जो कैपेसिटर है, ओके, वो चार्ज होगा। यहाँ पे मैंने प्लस प्लस दिखाया, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। और क्या होगा, सिमिलर कैपेसिटर ये चार्ज होगा। कैपेसिटर चार्ज होगा तो यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज द डिवाइस व्हिच स्टोर्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगा। कैपेसिटर गेट्स चार्ज and once it is fully charged, once the capacitor is fully charged, what will happen, it will get discharged, it will get discharged। और उसमें से क्या होगा कि उसके पहले हमको ये जो बटन है वो भी तो ऑन करना पड़ेगा। तो लेट मी स्विच ऑन बटन, ओके। तो बटन हमने स्टार्ट किया, उसके बाद में ये जो आपका जो ये था कैपेसिटर था वो क्या होगा, इट विल स्लोली डिस्चार्ज। तो मतलब यहाँ पे क्या था, जब कैपेसिटर में एनर्जी थी तो तब जो चार्जेस थे एक पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे चार्जेस थे। This charges will get converted into current और current इससे फ्लो होगा, करंट से फ्लो होगा। That current will go to the इंडक्टर। तो इंडक्टर क्या है, इंडक्टर तो एक कॉइल है, ओके, कॉइल ऑफ ए नंबर ऑफ टर्न्स, ओके। तो जब इंडक्टर से जब करंट फ्लो होगा तो आपको पता है कि बिकॉज ऑफ दैट फ्लोइंग करंट देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। होगा क्या कि इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। और आपको पता है कि लेस लॉ ने क्या बताया था कि जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो खुद ही उस चेंज को अपोज करेगी, है ना। जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो उस चेंज को क्या करेगी, अपोज करेगी। यानी जो जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड ग्रो हो रही थी उसी को क्या करेगी, वो अपोज करेगी, ओके। और होगा क्या कि यहाँ पे फिर वो जो इंडक्टेंस है उसमें एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड रेडी होगी। और आपको पता है कि वंस द ईएमएफ रीचेस टू पर्टिकुलर लेवल, तो उसके बाद में ये जो यहाँ पे एक नेगेटिव ईएमएफ क्रिएट होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव ईएमएफ क्रिएट होगा। और नेगेटिव ईएमएफ क्रिएट होने के कारण होगा क्या कि यहाँ से फिर उल्टा करंट फ्लो होगा, यहाँ से फिर उल्टा करंट। अभी यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा कि बाद में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और देन रिवर्स करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। और यहाँ पर फिर ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना कि यहाँ पर हो रहा क्या एक्चुअली, बेसिकली एलसी सर्किट में होता ये कि यहाँ पे ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी होते रहती है, ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी होते रहती है। कि पहले आपको पता है कि ये कैपेसिटर स्टोर्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी, इंडक्टेंस स्टोर्स द इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक एनर्जी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी, यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी, ये स्टोर करता है
इलेक्ट्रिक एनर्जी और इंडक्टेंस स्टोर करता है मैग्नेटिक एनर्जी। तो यहाँ की जो एनर्जी होती है जो चार्ज के फॉर्म में है, वो एनर्जी बाद में करंट बन के फ्लो होती है एंड गोज टू द इंडक्टर। इंडक्टर में वो मैग्नेटिक एनर्जी उनकी स्टोर होती है। और अब बताया कि एक बार एनर्जी स्टोर होने के बाद में उसमें एक बैक ईएमएफ क्रिएट हो जाता है, और बैक ईएमएफ क्रिएट होने के बाद में होता है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, चेंज होने के बाद में वो फिर से कैपेसिटर चार्ज करेगा रिवर्स डायरेक्शन में। ओके, सो देयर इज oscillation of energy in between the capacitor and inductor, in between capacitor and inductor। पहले कैपेसिटर चार्ज था, उसके बाद ये डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होने के बाद में ये करंट फ्लो होना शुरू हुआ, और उसके बाद में यहाँ पे उसने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते होते आगे ऐसा एक टाइम आ जाता है कि वो खुद उसको अपोज करती है, किसको, जो चेंज को। ओके, तो उस टाइम वो क्या करता है कि वो फिर वो डायरेक्शन रिवर्स करेगा करंट की, और डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद में जो करंट है वो उल्टे डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो होगा, करंट ये उल्टे डायरेक्शन फ्लो होगा, और वो फिर कैपेसिटर को चार्ज करेगा। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यहाँ पे ये प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस है। ओके, तो कुछ देर बाद में हुआ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आई, और नेक्स्ट टर्न में क्या होगा कि कैपेसिटर क्या हो गया, आपका चार्ज होगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स पोलैरिटी, यानी ये प्लस था तो ये माइनस था। ओके, अब यहाँ पे ये माइनस प्लस है। ओके, तो दिस वे द चार्ज इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू करंट। ओके, करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट जाता है, यहाँ से फिर अगेन वो चार्ज में आता है। दैट मींस व्हाट, देयर इज द ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी इन बिटवीन द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे हम ये इमेजिन करते हैं कि ये प्योर इंडक्टेंस है, प्योर कैपेसिटर है, एंड देयर इज नो रेजिस्टेंस। तो बेसिकली ऐसे होता नहीं है, देयर इज रेजिस्टेंस। जो आपका ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर हम मानते हैं आइडियल सिचुएशन जिसमें ऑसिलेशन आपके ऐसे हो गए। ओके, ये तो आपके अनडैम्प ऑसिलेशन है। डैम्प ऑसिलेशन कैसे होते हैं, डैम्प ऑसिलेशन ऐसे होते हैं, आपको पता है डैम्प ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड है वो गिरते जाता है। कि होता ये है कि इसमें कुछ रेजिस्टेंस हो, तो रेजिस्टेंस कारण क्या होगा कि रेजिस्टेंस कारण व्हेन करंट पासेस थ्रू दैट कंडक्टिंग वायर, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, आप हमको पता है कि हीट होता है। ओके, I2RT, तो इसे हीट होके कुछ एनर्जी इसमें क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। ओके, और ये जो ऑसिलेशन है ये आपके ये डैम्प भी हो सकते हैं। लेकिन हम ये आइडियल सिचुएशन ले रहे हैं कि इसमें प्योर इंडक्टेंस है, प्योर इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और इसका जो आउटपुट आएगा वो प्योर साइन वेव आएगा। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसमें बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, ओके, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस उसमें थोड़ा डैम्पिंग होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलसी ऑसिलेटर। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं आपको, ये एलसी सर्किट है, और इसको हमने शुरू में लगा दिया ईएमएफ के कारण ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, कैपेसिटर चार्ज हो गया। ओके, और जिसे कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है, तो वो जो चार्ज है वो डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होने के कारण क्या होता है कि करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के बाद में जब ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ सर्टेन लेवल तक जाती है, तो उसके बाद में ये फील्ड जो है ये अपोज करेगी किसको, इस करंट को। करंट को वापस करते समय यहाँ पर एक बैक ईएमएफ, पता है कि बैक ईएमएफ हमने पढ़ा है आज की 5-6 लेक्चर पहले। तो बैक ईएमएफ यहाँ पे क्रिएट होगा, और बैक ईएमएफ क्रिएट करने के कारण क्या होगा कि वो अपोज करेगा किसको, ग्रोथ ऑफ करंट को, और यहां से फिर रिवर्स करंट फ्लो होगा, यहाँ से रिवर्स करंट फ्लो होगा, और वो फिर यहाँ पर लाके रखेगा, यहाँ पर जो कैपेसिटर है उसको क्या करेगा, वो चार्ज करेगा ऑपोजिट पोलैरिटी में। तो होगा क्या कि पहले कैपेसिटर ऐसे चार्ज था, फिर लास्ट में ऐसे चार्ज हो गया। अब ऐसी सिचुएशन है, तो इसके आगे क्या होगा, ये कैपेसिटर चार्ज होने वाला है, ये जब डिस्चार्ज होगा, ओके, जब डिस्चार्ज होगा तो फिर वो इंडक्टर को क्या करेगा, इंडक्टर को वो करंट पास करेगा। करंट पास करेगा तो इंडक्टर जो है वो फिर उसमें मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप होगी। मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप होगी तो एक ऐसा समय आएगा कि जब उसमें फिर बैक ईएमएफ आएगा, बैक ईएमएफ आएगा तो फिर से ये स्टेज आ जाएगी, फिर से आपकी क्या आएगी, ये स्टेज आएगी। सो दिस वे देयर विल बी ग्राफ ऑफ, ये ग्राफ जो है चार्ज का है, ये जो है कैपेसिटर ग्राफ है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। ओके, फिर रिवर्स में आगे यहाँ फिर से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि यहाँ ये तो पॉजिटिव साइड में ये डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, यहाँ भी ये फिर ये डिस्चार्ज ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है स्टूडेंट ये करंट ग्राफ है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, एक तो चार्ज जब बढ़ रहा है, जब चार्ज बढ़ेगा तो करंट घटेगा। ओके, जब चार्ज घटेगा तो करंट बढ़ेगा। ओके, जब चार्ज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, जब चार्ज घटेगा तो करंट बढ़ेगा। ये ऐसा ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेट होकर एक वेवफॉर्म हमको आउटपुट में मिलती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एलसी, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर ऑसिलेटर। ओके,
आई होप आपको ये छोटा टॉपिक समझ में आया हो। जो एनर्जी जिसमें स्टोर होती है किसमें, इस कैपेसिटर में, वो हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इस चैप्टर में हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। ओके, इसको आप वी और क्यू के फॉर्म में, 2-3 फॉर्म में आप लिख सकते हैं। हमने देखा इसके पहले पढ़ा था कि जो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर जो है, ओके, वो हम अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं। ओके, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द inductance will be half Li square. So this way the oscillator operates, okay, and at the output we get the oscillating waveform. तो इसमें हमने देखा कि डैम्पिंग ऑसिलेशन होता है। डैम्पिंग ऑसिलेशन तब होगा जब इसमें कोई रेजिस्टेंस होगा। यदि इसमें कोई रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस के कारण कोई हीट जनरेट होगी और उतना लॉसेस होगा। तो होगा कि जो एनर्जी है वो इन बिटवीन क्या होगी, वो लूज होगी और आपको डैम्प ऑसिलेशन मिलेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे बेसिकली 3 स्टेज है। एक तो कैपेसिटर चार्ज, ओके, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फुल्ली क्रिएटेड, ये दो स्टेज है। यहाँ पे इंडक्टेंस की एनर्जी पूरी होगी, यहाँ कैपेसिटर एनर्जी पूरी होगी। और जब यहाँ पर ये दोनों के बीच का जो स्टेज आएगा तब यहाँ पे करंट फ्लो होगा। बेसिकली देयर आर 3 स्टेज। यहाँ पे एक तो कैपेसिटर, करंट फ्लो, ओके, एंड द इंडक्टेंस, करंट फ्लो, कैपेसिटर। मतलब यहाँ पर एक तो एनर्जी यहाँ होगी या तो इन द पाथ में होगी। ओके, एक तो एनर्जी यहाँ स्टोर होगी या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ये इंडक्टेंस में होगी, नहीं तो फिर वो इसमें से फ्लो होती रहेगी। इसमें इसके 3 स्टेज होते हैं। यानी करंट जब 0 है, यहाँ जब करंट 0 इसका मतलब एनर्जी यहाँ होगी या यहाँ होगी। ओके, और जब करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब फिर एनर्जी कहाँ, यहाँ पे एनर्जी नहीं होगी। ओके, सॉरी, यहाँ पे एनर्जी होगी। ओके, तो एक तो एनर्जी इस कैपेसिटर में होगी या इंडक्टेंस होगी या तो पाथ में चल रही होगी। यानी कि एक तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में होगी या तो एक चार्ज फॉर्म में कैपेसिटर के पास में होगी या तो फिर करंट फॉर्म में वो फ्लो होती रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलसी ऑसिलेटर, वेरी स्मॉल टॉपिक। इसके बाद में देखेंगे हम व्हाट इज मीन बाय रेजोनेंस। व्हाट इज मीन बाय रेजोनेंस, ओके। तो ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द टॉपिक रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है कि जब हम एल और सी, ओके, इसको कनेक्ट करते हैं एक सप्लाई को, मान लो कि ये इंडक्टेंस है, ओके, और ये कैपेसिटर है, ओके, एंड यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पर दिखाता हूँ मैं E, that's alternating EMF. This is L, C, R, and I equal to E equal to E naught sin omega t. Sin omega t. हमने देखा था कि इसमें इम्पीडेंस क्या होता है। इम्पीडेंस यानी कि Z इक्वल टू I इंटू ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है स्टूडेंट इम्पीडेंस का, Z इक्वल टू I इन ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। मतलब क्या है कि ऐसा जब सर्किट होता है तब जो टोटल रेजिस्टेंस बनता है LCR का, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, ये है। ओके, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, ये है। तो सॉरी, यहाँ गलती हो गई है, एक्चुअली इक्वेशन ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा, ये ओके, E equal to I under root R square plus XL minus XC square। तो ये एक्चुअली दिस कॉम्पोनेंट इज Z, दिस कॉम्पोनेंट इज Z। तो इम्पीडेंस क्या है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट। ओके, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। R स्क्वायर, R किसका है, ये रेजिस्टेंस का, XL किसका है, XL ये इंडक्टेंस का, और XC किसका है, ये कैपेसिटर का। अब मान लो जब ये जो टोटल रेजिस्टेंस है ये मान लो बनता है सिर्फ R, टोटल रेजिस्टेंस बनता है सिर्फ R। तो टोटल रेजिस्टेंस R कब बनेगा, जब ये जो कंपोनेंट है XL माइनस XC ये जब 0 रहेगा, XL माइनस XC ये जब 0 रहेगा तब ये जो इंपीडेंस है ये आपका Z इक्वल टू R होगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि XL और XC
यानी कि मार्केट क्यों चलते हैं, एक्सएल माइनस एक्ससी। ओके, ये जब जीरो होगा, ये जब जीरो होगा तो क्या होगा, जब ऐसी सिचुएशन आएगी एक्सएल माइनस जीरो होगा तो इसका मतलब ये जो है ये टर्म जीरो हो जाएगी और हमको जो जेड है वो मिलेगा कितना, आर, क्योंकि जेड क्या है, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। ओके, तो हमको क्या चाहिए, हमको जब रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होता क्या है कि मैक्सिमम करंट से फ्लो होता है। मैक्सिमम करंट इस सर्किट में से कब फ्लो होगा, इस सर्किट से मैक्सिमम करंट तब फ्लो होगा जब हमको ये जो एक्सएल और एक्ससी है, एक्सएल और एक्ससी है, ओके, ये इक्वल टू जीरो होगा, यानी इसका रेजिस्टेंस जो है कम होकर सिर्फ इतना रेजिस्टेंस बचेगा। ओके, द मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट ओनली व्हेन दिस एक्सएल माइनस एक्ससी इज जीरो, एक्सएल एक्ससी इज इक्वल टू जीरो। और उस केस में क्या होगा, ये जब जीरो होगा तो जेड इक्वल टू क्या होगा, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर होगा, तो जेड इक्वल टू क्या आएगा, आर आएगा, जेड इक्वल टू आर आएगा। इस केस में क्या होगा, करंट विल बी मैक्सिमम, आई विल बी मैक्सिमम। ओके, तो इस सिचुएशन में ऐसा करना पड़ता है स्टूडेंट कि हमें पता है कि एक्सएल इक्वल टू 1, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल एंड एक्ससी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। ओके, इसका मतलब क्या है, एक्सएल और एक्ससी ये दोनों भी क्या पे डिपेंड है, कि तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड है। तो हमको ये जो अप्लाइड ईएमएफ जो है, अप्लाइड ईएमएफ की अल्टरनेटिंग ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी ऐसी एडजस्ट करना पड़ेगी, ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगी कि एक्सएल माइनस एक्ससी जो है ये जीरो हो, एक्सएल माइनस एक्ससी क्या हो, ये जीरो हो, क्योंकि ये दिस टू रेजिस्टेंसेस यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये दोनों भी डिपेंड कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी पे। दीज आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, दे आर डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो जब हम ये एक्सएल माइनस एक्ससी इक्वल टू जीरो करेंगे, एक्सएल माइनस एक्ससी इक्वल टू जब जीरो करेंगे तब क्या होगा कि ये जो टर्म है आपकी जीरो हो जाएगी और एक्सएल माइनस जीरो हो गई, इसका मतलब जेड इक्वल टू आर होगा, यानी कि करंट सॉरी द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम, रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम। सो टू मेक एक्सएल माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी फिर, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यदि हम एक्स एल माइनस एक्स सी इक्वल टू जीरो करेंगे, ओके, तो क्या होगा, तो होगा एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, एक्स इक्वल टू एक्स सी, और एक्स एल इक्वल टू कितना है 2 पाई एफ एल, और एक्स क्या है 1/2 पाई एफ सी। ओके, तो यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी को एक साइड में लेता हूं, तो यहां पे आएगा एफ स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या होगा ये 4 पाई स्क्वायर, ओके, एल सी, ठीक है ना, एफ स्क्वायर इक्वल टू 1 ये हो गया एल सी ले लिया और पाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब एफ क्या आएगा, एफ इक्वल टू क्या आएगा 1/√4 पाई स्क्वायर एल सी इक्वल टू क्या आएगा 1 ये 2 बाहर निकलेगा, पाई बाहर निकलेगा और अंडर एल सी, तो एफ इक्वल टू 2 पाई अंडर एल सी। सो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी रेजोनेंस विल अकर, रेजोनेंस will occur when the XL minus XC equal to 0, XL minus XC equal to 0, और जब XL minus XC equal to 0 होगा तब उसमें से हाई करंट फ्लो होगा, तब उसमें से हाई करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस सिर्फ इतना रेजिस्टेंस बचेगा R, ओके। और ऐसा जब करना है उस केस में हमको we'll have to adjust the frequency of supplied EMF, ओके, so as XL minus XC equal to 0 होना है। तो ये कंडीशन आने हम क्या करें, XL equal to XC कर दिया, तो XL इक्वल टू 2 पाई FL है और XC इक्वल टू 2 पाई FC है। तो जब हमने इसका फ्रीक्वेंसी को बाहर निकाला तो फ्रीक्वेंसी शुड बी 1/2 पाई अंडर LC। ऐसी जब फ्रीक्वेंसी होगी, F इक्वल टू ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी, तब इस सर्किट में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। इस रेजोनेंस को हम कहते हैं सीरीज रेजोनेंस, इसे कहते हैं हम सीरीज रेजोनेंस। ऐसी इसी प्रकार एक पैरेलल रेजोनेंस भी होता है, ओके, और पैरेलल रेजोनेंस का जो फॉर्मूला आता है स्टूडेंट वो भी क्या आएगा, F इक्वल टू 1/2 पाई FC। और पैरेलल रेजोनेंस में हम क्या करते हैं, पैरेलल रेजोनेंस में जो इंडक्टेंस और कैपेसिटर जो होता है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और उस केस में हम देखते हैं कि XL और XC जो टर्म है इसको हम जीरो करना होता है, तो हमने उसको वो भी जो फॉर्मूला निकालेंगे तो उसमें भी हमको F इक्वल टू 1/2
2 पाई अंडर रूट एल सी यही मिलेगा। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द सीरीज रेजोनेंस। और इसके पहले हमने देखा था एलसी ऑसिलेटर। दोनों टॉपिक काफी आसान है, आप थ्योरी पढ़ भी लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट ख्याल रखो कि ये फॉर्मूला ऐसे है कि E इक्वल टू I अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट इज इम्पीडेंस कहते हैं इसको हम। ओके, ये फॉर्मूला आप इससे भी कंपेयर कर सकते हैं कि V इक्वल टू आई आर। ओके, इसे आप कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे E यानी कि V हो गया, यहाँ I यानी कि I हो गया, और R यानी कि ये टोटल इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ LCR रेजिस्टेंस। ओके, और इसका जो यूनिट होता है इम्पीडेंस का, वो होता है यूनिट आपका, यूनिट होता है ओम ही होता है। यूनिट क्या होता है? ओम होता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।